वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2001 क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 2 पॉइंट्स इज वेरी मैंडेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होना चाहिए एंड अनदर थिंग्स इज दैट कि आपके पास सिलेबस का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आप नोट्स तैयार कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आप एनालिसिस कर सकते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं, राइट। चलिए फिर मैं डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करने वाली हूँ। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर देंगे और क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज यूपी टीजीटी 2001 के 8 के क्वेश्चंस पेपर हैं। एंड ऑफ द क्लास बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में कौन से सरफेस का यूज किया जाता है? मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिनको चट्टान रॉक आर्ट कहा जाता है। रॉक आर्ट इज प्री हिस्टोरिक टाइम रिलेटेड। प्रागैतिहासिक काल में जो उनका सरफेस होता था वो चट्टान होते थे। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों रॉक्स पर पेंटिंग्स किया करते थे। इन चट्टानों में रेड, येलो एंड व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स को बखूबी तरीके से यूज किया जाता था। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स और असुरों वगैरह की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इन चित्रों में लाइन ड्राइंग का बहुत बड़ा रोल था। आकृतियों में आउटलाइनिंग जो की गई थी वो कैसे की गई थी? नुकीले पत्थर से, मतलब शार्प टूल्स औजार से, जिनको फिल्टर पत्थर भी कहा जाता है। फ्लीट पत्थर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फ्लीट पत्थर कहाँ से मिला है? प्रागैतिहासिक काल, जिससे वह वर्षा व जल से धुला ना जाए और स्थायी स्टेबल बना रहे। सामान्यतः 2-3 रेखाओं द्वारा मानव आकृतियों का निर्माण किया जाता है। इनमें से कौन से इनकम्प्लीटेड असंबद्ध है? मिर्जापुर, देखिए मिर्जापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका प्री हिस्टोरिक है, लेकिन बाग टोटली डिफरेंट है कंपेरेटिवली इन तीनों के। मिर्जापुर जिसकी खोज 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की, 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने घोड़मंगर से गैंडी के आखेट का लेख रिप्रेजेंट किए। भीमबेटका 1958 वीएस वाकड़कर उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खोज किया। सिंघनपुर 1910 में डब्ल्यू एडरसन ने खोज किया, 1913 में अमरनाथ दत्त ने खोज किया, 1917 में पर्सी ब्राउन ने खोज किए। तो आर्ट के पर्पज से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्री हिस्टोरिक एज में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मिर्जापुर तो हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया, भीमबेटका और सिंघनपुर मध्य प्रदेश, और बाग भी एमपी में है, लेकिन बाग इज नॉट रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक, इसलिए बाग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। होशंगाबाद चित्र बेसिकली कैप्चर किया गया। होशंगाबाद ये रॉक आर्ट, होशंगाबाद जिसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने किए थे? 1922 में मनोरंजन घोष ने खोज किए थे। होशंगाबाद चलचित्र रॉक आर्ट होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस नर्मदा नदी के दाएं तट पर स्टेबल है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5-3 मील डिस्टेंस पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी में 1 दर्जन से भी ज्यादा शैलाश्रयों में हाथी, महिष, घोड़े, सांभर और जिराफ का अंकन किया गया। सांभर मीन्स हिरन, राइट, हिरन। अष्टधारी अश्व धनुर्धारियों का भी रिप्रेजेंट किया गया था। स्टेंसिल्स पद्धति में वर्क देखने को मिलता है। यहाँ से प्राप्त शैलाश्रय 4 से गहरी लाल रेखाओं में चित्रित की गई थी। ओके एवरीवन, मानव आकृतियों में महामहिष वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका साइज आपको याद रखना है 10x6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अजंता चित्रों की प्रसिद्ध चित्र कौन सी थी? सबसे फेमस पेंटिंग कही जाती है बोधिसत्व पद्मपाणि केव नंबर 1, और इसका भंगी मुद्रा कौन सा है? तो त्रिभंगी मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में। इसका लोकेशन पूछ लेते हैं कहाँ एग्जैक्ट है, तो केव नंबर 1 में, अजंता के केव नंबर 1 गुफा नंबर 1 में कहा जाता है। इन्हीं के बैकग्राउंड में आपको व्हाइट एंड
व्हाइट एंड ब्लू कलर्स में पिंजन देखने को मिलेगा। कबूतर, कबूतर याद रखिएगा कौन से कलर्स में है, तो व्हाइट और ब्लू कलर्स में पिजन है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है आपको कि केव नंबर 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व के हैंड में ब्लू कलर का लोटस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। बाकी इनसे कंपैरेटिवली किसका इम्पोर्टेंस रहा था, जैसे बोधिसत्व की अंकन चित्र में असीम विश्व करुणा भाव को रिप्रेजेंट किया गया। चित्र में केवल एक ही अटूट रेखा दोनों भौहें बना दी गई हैं। पद्मपाणि के चित्र में गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट किया गया है। आकृतियां 5, 9, 1.5, 2, 5, 1.5 मतलब 1.30 मीटर इंटू 91 सेंटीमीटर इसका शेप है। पद्मपाणि बोधिसत्व भारतीय आर्य समाज में गोरे रंग पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र के संबंध में प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का यह स्टेटमेंट था कि मिलान में लियोनार्डो, एक सेकेंड, हाँ ध्यान रखिएगा, ये श्याम बिहारी अग्रवाल कौन है, राकेश गोस्वामी सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके ये टीचर हैं और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे थे, डीन भी थे। तो इनका मिलान में लियोनार्डो दा विंसी ने अंकित किया है, जो जिसको कहा जाता है लास्ट सपर, अंतिम भोज। अंतिम भोज नामक भित्ति चित्र ईशा की आकृति जिस भव्यता या फिर आत्म त्याग के साथ विश्व कल्याण में भावना प्रकट करती हैं, ठीक वही भाव अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व में इन्होंने बताया है कि शो होता है, एज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड इन अजंता, देयर आर जस्ट ओनली, पहले तो 29 थी, बाद में यहाँ पर 15 करके एक गुफा मिली, 15 तो टोटल नंबर ऑफ केव्स जो हो गए वो 30 हो गए बाद में। ये गुफा नंबर 1, 2, 3, 4, 4 सबसे बड़ी विहार है, 9 चैत्य और विहार, हिनयान महायान दोनों है। गुफा नंबर 29 जो है वो प्रॉपर चैत्य है, ठीक है। ये बघौरा रिवर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका उत्खनन किया गया है। आरंभ में अजंता में टोटल नंबर ऑफ केव्स 29 है और बाद में कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला था जिसका कारण 15 करके गुफा मानी जाती हैं, राइट। इस तरह वर्तमान में अजंता की गुफाओं में टोटल नंबर ऑफ केव्स जस्ट ओनली 30 को कैप्चर किया गया है। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं और 29वीं कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं अर्थात पूजा स्थल। शेष 25 गुफाएं विहार गुफाएं हैं। अजंता की 30 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाओं में ही पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसमें कहा जाता है 9, 10, 16, 17 एंड 1, 2 शेष बचे हैं। अजंता की समस्त गुफाओं में गुफा संख्या 17 को सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिलने के रीजन से इनको आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, दैट मीन्स की चित्रशाला। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजंता चित्रों का मूल मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते हैं, मूल मीन्स मेन सब्जेक्ट मैटर। अजंता का मूल चित्र है बुद्ध के जातक कथाओं को रिप्रेजेंट करना, राइट। अजंता के भित्ति चित्रों का मूल सब्जेक्ट मैटर बुद्ध चरित्र है। वाचस्पति गोरेला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला, इस पुस्तक में संक्षिप्त उदाहरण मेंशन किया गया, अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णात्मक। अलंकारिक जिसमें फूल पत्तियों को रिप्रेजेंट किया गया, रूपभेदिक एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए पद्मपाणि, वज्रपाणि, और वर्णात्मक मतलब मर्दासन, राजकुमारी, राहुल, समर्पण, जो एक्चुअल किसी थीम्स को डिपिक्ट किया जा रहा है। अजंता किस प्रदेश में है, लोकेटेड एरिया इन महाराष्ट्र, नियर अबाउट औरंगाबाद। अजंता महाराष्ट्र में स्टेबल है। ये गुफाएं जलगांव औरंगाबाद मार्ग पर औरंगाबाद से 102 किलोमीटर डिस्टेंस 64.1.5 मील दूरी अजिष्ठा नामक ग्राम में स्थित है। इस ग्राम के नाम से ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा था। अजंता की गुफाओं न केवल चित्रकला अपितु स्थापत्य कला, मूर्तिकला का भी संगम रहा था। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट पहचानना है, तो देखिए बाघ प्रॉपरली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है और पूरी गुफाएं जो हैं वो विहार हैं, ठीक। दूसरा देखिए अजंता, ये भी बौद्ध धर्म, बादामी जो है पर्टिकुलरली ये जैन, बादामी की गुफा जो है वो जैन और हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन सित्तनवासल केव। सित्तनवासल किस धर्म से संबंधित है, तो ये रिलीजियस बेस्ड है। कौन सा रिलीजियस फॉलो करते हैं सित्तनवासल,
सितनवासल का मतलब होता है जैन संत सिद्धों का निवास। प्रॉपरली ये उनकी कही जाएंगी पल्लव काल की, पांडव काल की, जैन धर्म से संबंधित। थोड़ा बहुत ये तीनों सिमिलर हैं। ये बौद्ध है और ये जैन तथा हिंदू हैं, ब्राह्मण और जैन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज क्वेश्चंस में भुरभुरे पत्थर, जैसे देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ के कंपेयर में इनको भुरभुरे पत्थर के अकॉर्डिंग सही कराया गया है कि बाघ की गुफा में लाल भुरभुरे पत्थर के, लाल बलुआ पत्थर सॉफ्टनेस का यूज किया गया, जो शीघ्र ही नष्ट हो गया था। इस रीजन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर उन्होंने ए को सिलेक्ट करा दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में बाघ की जो गुफाएं हैं, बाघ केव के बारे में मेंशन किया गया है कि पहला कारण यह है कि बाघ की गुफाएं चट्टानों में भुरभुरे बलुआ पत्थर का यूज किया गया, जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो गए। अतः यहाँ रंगों को पीस कर गोंद मिलाकर चित्रों में भरा गया है। दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो गुफा धर्म निरपेक्ष तथा सेक्युलर है। जीवन के जितना उल्लास आनंद को अभिव्यक्त किया गया था, यहाँ के चित्रों को भी उतना ही अजंता से तनवासल बादामी गुफा में नहीं किया गया। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो महावीर स्वामी से रिलेटेड अजंता में कोई पेंटिंग्स नहीं। केव नंबर 10 की और 16 की छंदन जातक और मड़ासन राजकुमारी ये 16 में, पद्म पाणी बोधिसत्व ये 1 में। महावीर से रिलेटेड नहीं है। महावीर इज द पार्ट ऑफ जैन रिलीजियस, ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए नहीं है। अजंता गुफा प्रॉपरली बौद्ध रिलीजियस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर पद्म पाणी, अवलोकितेश्वरा, मड़ासन राजकुमारी, छंदंत जातक, माता पुत्र इत्यादि पेंटिंग्स बहुत अलंकृत भाव से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ महावीर के चित्रण नहीं हुए थे। जैन चित्रकला भारत के किस एरिया में डेवलप्ड हुई थी? तो देखिए, पाल होता है पूर्वी, जैन होता है पश्चिमी, राइट। किसने कहा ये स्टेटमेंट? लामा तारानाथ ने। डॉक्टर आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी एंड ऑल्सो इंक्लूडेड लामा तारानाथ। इनमें से कौन सा असंबंध है? विच वन नॉट इंक्लूडेड द फॉर्म ऑफ एक्सेट्रा? तो देखिए, सब में सबसे असंबंध कहा जाएगा चौर पंचासी का। ये है विल्हड़ की है, ठीक है। चौर पंचासी का विल्हड़ की है। बाकी सोर सुंदरी, त्रिसृष्टि शलाका, पुरुष चरित्र और कथा सरिसागर ये मध्यकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा था। जैन लघु चित्रों के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? परली आंखों का दिखना, राइट। वैसे तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म में छोटे ही बनाए गए थे, बट ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 ऑप्शंस में जो सबसे सेलेक्टेड है वो डी को जाता है, ठीक है। जैन लघु चित्रों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था परली आंखों का दिखना, पुतली की बनावट, सीमा रेखा से बाहर निकली हुई आंखें, उग्रता के भाव को रिप्रेजेंट किया गया। जैन शैली में चित्रों को मानव कृतियों के चेहरे सवा चश्मे और एक ही ढंग से कैंडे में बनाए गए थे। उंगलियों में रेखांकन कठोर हार्डनेस था, निर्बल और अत्यधिक अलंकृत, रूढ़िबद्ध पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों को रूढ़ी के गुड्डों, गुजरात के कठपुतलियों के समान रिप्रेजेंट किया गया था। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? जैन चित्रकला भित्ति चित्रकला, पोथी चित्रकला या फिर ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो जैन चित्रकला वो कही जाएंगी मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकला, ठीक है। जैन चित्रकला, लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग्स कहलाती हैं। जैन शैली से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ 1060 ईस्वी औधन नियुक्ति श्रुति 1100 से 1500 के बीच में ताड़पत्रों पर रिप्रेजेंट किया गया था। निषिद्ध चूड़ी, 10 वैकालिक, लघु वृत्ति और त्रिसृष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, कथा रत्नसागर, कल्पसूत्र सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन चित्रकला जो कागज पे पेपर पे इन्वेंशन हुआ है वो 1380 में हुआ है। 1380 दैट मीन्स कौन सा सेंचुरी कहा जाएगा? एग्जैक्टली 14वीं शताब्दी हो जाएगा ना। डिस्क्रिप्शन सेम है।
ये भी आप याद रखिएगा। 12वीं शती में 14वीं शती में हमारे इंडिया में प्रॉपरली लोकप्रिय रहा था। कागज का आविष्कार सबसे पहली बार पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चीन में तसैलून ने 105 में किए थे। भारत में कागज के निर्माण, ये जानकारी अरबों के माध्यम से मिलता है। ठीक, ये भी पूछा जाता है किसके माध्यम से? अरब के माध्यम से। देश में कागज उद्योग का शुभारंभ मुगल काल में हुआ, जब कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन 1417 से 1467 द्वारा कश्मीर के प्रथम कागज उत्पादक मील की स्थापना की गई थी। आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज का उद्योग से संबंधित पहली मील की स्थापना कब हुई थी? 1870 में कोलकाता के निकट हुगली नामक तट पर बाली नामक स्थान पर हुआ। इसके पश्चात 1882 ईस्वी में टीटागढ़ के कागज मिल्स में, 1887 में बंगाल कागज निर्मित फैक्ट्री में हुआ। सभी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया है। देखिए, डिस्क्रिप्शंस पढ़ने से क्या बेनिफिट्स होता है आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपके एक क्वेश्चन के साथ आप 10 क्वेश्चन कम्युनिकेट करते हैं और क्लियरिफाई करते हैं। पाल पोथी चित्र बनाए जाते थे, मोस्टली पाल पेंटिंग्स बनाए जाते थे ताड़ पत्रों पर। एज लाइक उनकी जो साइजेस होती हैं, लंबाई होता था जिसको वर्टिकल बोलते हैं 22 1.5, और इसकी चौड़ाई हॉरिजॉन्टल होती थी 2 1.5, राइट। यहाँ पर चौकोर या आयताकार शेप में देवनागरी व पाली भाषा में लेख लिखे जाते थे यहाँ पर, और यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी बुद्धा से रिलेटेड, मतलब बेसिकली बौद्ध रिलीजियस को डिपिक्ट किया जाता था। ओके, पोथी चित्रण के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था पाम लीफ, जिनको हिंदी में ताड़पत्र कहते हैं, जो महायान संप्रदाय से संबंधित बंगाल, बिहार, नेपाल इनके प्रमुख केंद्र है। पोथियों के पन्नों पर प्राय 22 1.5 2 1.5 ये साइजेस होते थे। बीच में चौकोर स्थान छोड़ दिए जाते थे, जिसमें महायान देवी देवताओं, भगवान बुद्ध एवं जातक कथाओं पर आधारित चित्रों को बनाया जाता था। चित्र में 1 या फिर 2 इंचेस वर्गाकार शेप्स को कैप्चर किया जाता था। ओके, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन में बंगाल, बिहार, नेपाल, द बोथ मतलब इंक्लूडेड ऑप्शंस होंगे, तो आपको बंगाल ध्यान रखना है। वैसे तो सभी जगह पे डेवलप्ड रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी बंगाल को दी जाती है। पाल चित्रकला मुख्य रूप से बंगाल के वीरेंद्र के धर्मपाल देवपाल नामक राजाओं के संरक्षक में धीमान और उनके पुत्र वित्तपाल ने चित्रकला का विकास किया। चूंकि इन चित्रों का संबंध पाल राजाओं से था, अतः इसे पाल चित्रकला शैली के नाम से डिटरमाइन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, पाल पोथी चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते हैं? पाल पोथी चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, 547 जातक कथाएं होती हैं। राजस्थानी चित्रकला के मेन सब्जेक्ट मैटर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनको कहा जाता था मिनिएचर पेंटिंग, एज लाइक लघु चित्र। अब बनाई किसमें जाती थी? टेम्परा टेक्निक में। मिनिएचर पेंटिंग्स आल्सो कैप्चर इन द राजस्थानी स्कूल विद द हेल्प ऑफ टेम्परा टेक्निक। ये चित्र जो थे, एक सेकंड, सॉरी, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी चित्रकला में चित्र, लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया, जो जमाए गए कागजों को, जिसे वसली कहे जाते थे, सेट के सेट को फेविकॉल लगा करके तैयार किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में डेवलप्ड हुई थी? किशनगढ़ की शैली की चित्रकला राजा सावन सिंह। बनी ठनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ किशनगढ़ स्कूल। सावन सिंह रचित ग्रंथ 75 नागर समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी ऑल्सो वेरी पॉपुलर पेंटिंग डन बाई आर्टिस्ट निहार चंद्र। इनमें से कौन सा असंबंध है जो मैच नहीं कर रहा होता है? मैच आपको पता है आगरा नहीं करेगा, बाकी बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, ये सभी राजस्थानी शैली के पार्ट हैं। डिफरेंट टाइप्स की आइज को कैप्चर किया डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया था, वो भी अलग अलग तरह की आंखें, जैसे परली आंखें, ठीक है, खंजनाकार आंखें, नॉर्मल आंखें जो वो वाली होती हैं,
परवलाकार आंखें, ये अलग अलग आंखें राजस्थानी शैली की देन है। मेवाड़ शैली में नेत्र मछली जैसा, नेत्र जैसे। बूंदी शैली में नेत्र परवलाकार इस तरह से, और यहाँ पे मछली जैसा कुछ इस तरह। किशनगढ़ शैली में खंजनाकार, बनी ठनी को आपने देखा होगा, कुछ ऐसी हैं। और जयपुर शैली में मीनाकार, मीनाकार आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखिए आपको मेवाड़ में पता है नेत्र मछली जैसा है, बूंदी में भी पता है परवलाकार, परवल जैसा बूंदी में है, जैसे आपको अपभ्रंश शैली में देखने को मिला। बस मीनाकार, मीनाकार आपको देखने को मिलेगा जयपुर में। और खंजनाकार वाली जो आईज होती हैं, ये बड़ी प्यारी सी बनी ठनी की जो आंखें हैं वो आपको मिलेंगी किशनगढ़ में। खंजनाकार सभी को याद होगा, मीनाकार याद रखिए जयपुर में, परवलाकार याद रखिए बूंदी में, और मछली जैसी याद रखिए मेवाड़ में। चौर पंचासिका के चित्रण किसने किए थे? चौर पंचासिका किसकी है? विल्हड़ की हैं। किस शैली में सबसे ज्यादा कैप्चर की गई हैं? राजस्थानी स्कूल में। चौर पंचासिका विल्हड़ की यद्यपि सर्वप्रथम जैन शैली में चित्रित हुआ, तथापि इसका उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सर्वप्रथम 1540 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है, और ये ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित किए गए थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? केंद्र पूछा जा रहा है, राजस्थानी शैली का केंद्र बताइए। बसौली, गढ़वाल, बीकानेर या फिर अहमदनगर। मेंशन किया गया है कि केंद्र राजस्थानी का। आपको पता है गढ़वाल इज द पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल, इनको रिप्लेस कर देते हैं। अहमदनगर इज द पार्ट ऑफ दक्कन स्कूल, इनको भी रिप्लेस करते हैं। बीकानेर इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ राजस्थानी, ठीक है। और बसौली इज द पार्ट ऑफ पहाड़ी, जो सबसे प्राचीन शैली कही जाती है पहाड़ी का। बीकानेर करेक्ट हो जाना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। इनमें से कौन असंबद्ध है? आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली या फिर कोटा? लखनऊ, आगरा, दिल्ली, ये तीनों तो सिमिलर हैं, बट जो कोटा है ये प्रॉपरली एक शैली है, तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट में कोटा को इंक्लूडेड किया जाएगा। कोटा इज द पार्ट ऑफ राजस्थानी स्कूल, वो भी राजस्थानी स्कूल का कौन सा पार्ट है? कोटा, बूंदी और झालावाड़। हड़ौती का पार्ट है। राजस्थान में पिछवाई पेंटिंग लोक कला पोर्टल ऑफ गॉड नाथद्वार के लिए पॉपुलर रहा था। क्या करते थे? गॉड के पीछे कपड़ा लगाते थे, कपड़े पे पेंटिंग्स की जाती थी, उनको बोला जाता था पोर्टल ऑफ गॉड। पिछवाई पेंटिंग ऑल्सो वेरी पॉपुलर। नाथ जी के स्वरूप पीछे सुसज्जित किए जाते बड़े आकार के कपड़े व पर्दे पर लगाए जाते थे, उन्हें पिछवाई कहते थे। पिछवाई नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। पिछवाई के चित्रण कपड़े व टेम्परा माध्यम में किए जाते हैं। 12 मासा चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? 12 मासा दैट मीन्स कि 12 महीनों का अंकन, यही तो होता है। ऋतुओं का चित्रण। 12 मासा का बेस्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, किसकी है? कालिदास की। राजस्थानी शैली में राग रागिनियों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, वहीं पहाड़ी स्कूल में 12 मासा ऋतु चित्रों को ज्यादा कैप्चर किया गया था, 12 महीनों के वेदर्स को। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन कहे जाएंगे? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार हैं, देखिए बेहजाद और शाह मुजफ्फर तो हो गए आपके अकबर के, बाबर के समय के। बाबर, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाए। गोवर्धन आपके हो गए शाहजहां, इनको भी रिप्लेस कर दिया जाए। मनोहर ये लोग तो आपको उधर मिलेंगे, क्या बोला जाता है पहाड़ी स्कूल में। अबुल हसन, तो अबुल हसन भी नहीं थे, सॉरी अबुल हसन भी नहीं थे। अबुल हसन जो मिल रहे हैं एक फेमस आर्टिस्ट, प्रिय कलाकार कहे जाते हैं किसके समय के? तो अबुल हसन प्रिय कलाकार हैं जहांगीर के समय के। जहांगीर, जो मनोहर है ना, ये आपको कहे जाएंगे अकबर के समय के। पढ़ा होगा मनोहर, और भी बहुत सारे जो 6 कलाकार गुजराती थे उनमें मनोहर को आपने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनोहर दास, मनोहर जो है ये दरबारी चित्रकार हैं, हालांकि वह अपनी प्रसिद्ध जहांगीरी शासनकाल में पहुंचे थे। मनोहर के पिता बसावन, ठीक, मनोहर के फादर बसावन थे। मनोहर को प्रायोरिटी मिली थी जहांगीर के समय में, लेकिन इनके फादर अकबर के समय के थे, तो मनोहर का थोड़ा रिवॉल्यूशन था। इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने सही आंसर, क्योंकि कोई तो कनेक्ट हो नहीं रहा था, नियर अबाउट इनको सेलेक्ट किया गया। मनोहर के फादर बसावन ये मुगल
आर्टिस्ट लाइक जहाँ अकबर के समय के अच्छे आर्टिस्ट थे। मनोहर ने पशु चित्रण उच्च स्थान पर किया था। मनोहर की कुछ कृतियां ब्रिटिश संग्रहालय विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में एग्जिबिट हुआ करती थी। मुगल चित्रकला की जो शैलियां हैं, शैलियों का मिश्रण। तो मुगल चित्रकला एक्चुअल में एक तो पर्शियन प्लस दूसरा भारतीय। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाना है। ठीक है, डी कैसे हो जाना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। डिस्क्रिप्शन देख लें। मुगल चित्रकला भारतीय पर्शियंस शैलियों के सम्मिश्रण से डेवलप्ड हुआ था। बाबर व हुमायूं के शासनकाल में ईरानी शैली अपने मूल या फिर अपरिवर्तनीय रूप में प्रचलित रही थी। अकबर के शासनकाल में उस शैली की एक नवीन कला की शैली का जन्म होता है, जिसे मुगल चित्रकला के नाम से डिटरमाइन किया जाता है। दास्ताने अमीर हमजा। हमजानामा कंप्लीट हुआ है अकबर के समय में। हमजानामा 360 स्टोरी बेस्ड है और 2400 समथिंग इसमें पेंटिंग्स हैं। इनको जाम मुराद के नाम से भी जाना जाता था। हमजानामा दास्ताने अमीर हमजा मोहम्मद साहब के अंकल थे, उनकी स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। 12 खंडों में विभक्त है। शुरू के 4 खंड अकबर के समय में 1000 पेंटिंग, शुरू के 4 खंड हुमायूं के समय में चित्रित की गई। बचे जो 8 खंड हैं 1400 पेंटिंग, वो अकबर के समय में अब्दुल समद सिराजी ने कंप्लीट किए थे। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये वाले पॉइंट्स देख लीजिए। 61 म्यूजियम्स ऑफ अल्बर्ट, जैसे इंडिया में अभी प्रॉपर 150 चित्र हैं पूरे दुनिया में, तो इंडिया में केवल और केवल 6 हैं हमारे भारत में। 61 म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में है, 28 साउथ कैंगिस्टन में है और लंदन में 15 है, अमेरिका विभिन्न जगह 6 भारत में है, जिसमें 2 है भारत कला भवन, 2 है यहाँ पर हैदराबाद संग्रहालय में, 1 है मुंबई सालारगंज म्यूजियम में भी 1 है, बड़ौदा संग्रहालय में 1 है, 2 भारत कला भवन, 2 मुंबई में, 1 हैदराबाद में और 1 सालारगंज म्यूजियम बड़ौदा। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में 1 है और 1 बड़ौदा संग्रहालय में है। 28x22 फैब्रिक क्लॉथ पे ये बनाई गई थी, सूती के कपड़े पर। बसावन किस मुगल दरबार के चित्रकारी थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, बसावन, ये सभी लोग अकबर के समय के कलाकार हैं। बसावन अकबर के समय के फेमस दरबारी चित्रकार हैं। हिंदू अहीर, उन्होंने मीर सैयद अली के देखरेख में मुगल चित्रकारी का एजुकेशन लिया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में दसवंत के पाश्चात्य बसावन के उल्लेख भी किए थे। बसावन के चित्रों में बहारिस्ता निज़ामी पर आधारित चित्र मिलते हैं, जिसमें शेख अबू अल कशाफ के दरवेश की भी पेंटिंग्स हैं चित्रित किए गए थे। अबुल फजल के अनुसार ये कैप्चर किया गया है कि बसावन के चित्र में पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृतियों को चारित्रिक विशेषताओं के चित्रण में कैप्चर किया गया था। भीम गुजराती मिस्कीन बसावन के फ्रेंड्स हैं, सहपाठी या फिर साथी कहे जाएंगे। रज़्मनामा जो चित्रित हुआ है 1582 से 87-88 तक में, अब्दुल कादिर बदायूनी इसके राइटर हैं। रज़्मनामा में किसकी स्टोरीज को कैप्चर किया गया है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? आप सभी को आई थिंक लर्न ही होगा, याद रखिएगा, वेद व्यास। ठीक है, और रामायण के वाल्मीकि हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी ट्रांसलेट है। इसकी सचित्र प्रति 1582 से 88 तक में तैयार की गई। दिन रात मेहनत करके कुल 50 कलाकारों ने 168 पेंटिंग्स को बनाए, जिसमें 24 चित्रों पर दसावन के सिग्नेचर नहीं, मतलब टोटल 24 पेंटिंग्स इन्होंने बनाए थे, जिसमें इनके 21 पेंटिंग्स पर सिग्नेचर मिलते हैं और 23 पर नहीं मिलते हैं, मतलब टोटल 24 बनाए थे। चित्र में कुल 4 लाख रुपए खर्च हुए। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर में भेंट कर दिया, जिससे यह लूट से बच गई थी। वर्तमान में जयपुर में एग्जिबिट है सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में। चित्रकार मंसूर किस प्रकार की पेंटिंग्स को कैप्चर करते थे? मंसूर बर्ड्स पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस्ड रहते थे ना, पशु पक्षी चित्रकारी करते थे। नो डाउट नेचुरल्स भी इन्होंने बनाए थे, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी पशु चित्रण को दी जाएंगी। बर्ड आर्टिस्ट कहे जाते हैं। बाज पक्षी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है।
मंसूर पशु पक्षी के एक फेमस आर्टिस्ट हैं। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी मंसूर की बहुत फेमस है। हालांकि एक राष्ट्रीय संग्रहालय में एक इनकी कहाँ पर है तो कोलकाता में। मंसूर ने मोरनी शीर्ष को भी बहुत अच्छे डेकोरेटिव फॉर्म में बनाए थे जो पेरिस में लुव्र म्यूजियम में है। इनकी मोरनी पशुओं के प्रमुख चित्र इन्होंने जेबरा भी बनाए थे जो कि लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में एग्जिबिट है। नीलगाय इन्होंने बनाया था 1615 से 20 के बीच में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में एग्जिबिट है। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से भी ज्यादा पुष्पों के चित्रों को रिप्रेजेंट किया। पीली पृष्ठभूमि पर अंकित लाल पृष्ठभूमि ट्यूलिप विशेष उल्लेखनीय है। मंसूर का एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है साइबेरिया का बिरला सागर जो वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में एग्जिबिट है। ओके, नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली डेवलप्ड होती हैं उनके केंद्रों में स्थापित। तो मुगल चित्रकला जब एंड हो जाता है तो कंपनी शैली की शुरुआती हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जामिनर प्रांतीय मुगल को भी करेक्ट करा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मुगल चित्रकला के एंडिंग होने के बाद कंपनी स्कूल जैसे कि मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी ये तीनों और दक्कनी साथ में ये एंडिंग हुआ है। 19वीं शती इनके एंडिंग होते ही कंपनी शैली की शुरुआत हो जाती है। तो एग्जामिनर ने भी कंपनी को ही करेक्ट किया है। मुगल शैली के पतन के पश्चात विभिन्न केंद्रों में स्थापित कंपनी शैली डेवलप्ड होती है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में सर्वाधिक पटना प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद कहे जाएंगे। राइट, नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नेम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का सेकेंडरी नेम पहाड़ी चित्रकला है। पहाड़ी चित्रकला का सबसे सर्वश्रेष्ठ है कांगड़ा स्कूल। राजा संसार के चंद्र के टाइम ड्यूरेशन में डेवलप्ड हुआ था। कांगड़ा कलम पर मुगल शैली का बहुत अच्छा प्रभाव रहा था। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष जो है वो 1786 से 1805 तक के टाइम को कहा जाता है। एग्जैक्ट 1788 प्रॉपर गोल्डन एज है। मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की लव स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। कांगड़ा चित्रकला की उत्पत्ति इनके समय में डेवलप्ड हुई थी। कांगड़ा चित्रकला की उत्पत्ति किसके समय में डेवलप्ड हुई? राजा संसार चंद्र के समय में। राजा संसार चंद्र का बहुत बड़ा रोल था। राजा संसार चंद्र वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चित्रकारों में महाराजा संसार चंद्र का आश्रय पाकर इनकी ईमानदारी, प्रबुद्धता और स्वच्छंदता को सजग रख कृष्ण लीला जैसे विषय और अपने भूतपूर्व रुचि चित्र के अनुकूल चित्रण करते थे। कांगड़ा में मानक द्वारा चित्रित गीत गोविंद चित्रावली पहाड़ी कला के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एग्जाम्पल कहे जाते हैं। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांगड़ा कला पर किस शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव था? ऑफ कोर्स मुगल का था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा ये सभी पैरेलल शैलियां हैं और ये जो है अजंता ये क्या है? ये गुफा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, डिस्क्रिप्शंस देख लें आप। इनमें से अजंता चित्रकला का संबंध, क्योंकि अजंता में भित्ति चित्रकला के स्वरूप को दिखाया गया। बाकी मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला लघु चित्र हैं। कांगड़ा चित्रकला मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था? तो मेन सब्जेक्ट मैटर बेसिकली रागमाला भी था, राधा कृष्ण भी था और नायक नायिका भी था। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीट ऑप्शंस राइट आंसर इज डी। उपयुक्त में से सभी को करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कांगड़ा शैली के चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका तीनों को चित्रित किया गया है। कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार के भाव को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली के चित्रों के 3 प्रकार के नायिकाएं हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वकीय मतलब स्वयं, परकीय मतलब दूसरे की और सामान्य मतलब किसी की भी अंकित किया गया है। इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं हैं, 8 नायिकाएं मतलब बनाई गई हैं। कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने रागमाला को रिप्रेजेंट किया था, रागमाला की पेंटिंग्स को, और विरह, रागिनी और बसंत राग को भी बहुत सुंदर अलंकरण किए थे। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है?
पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं कहा जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ नहीं कहा जाएगा। ठीक, कौन सा? मेवाड़ नहीं है। सेकंड लिखिएगा। चलिए, मेवाड़ इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि मेवाड़ जो है ये पार्ट है आपका राजस्थानी स्कूल का। ठीक है, किसका पार्ट है? तो राजस्थानी स्कूल का है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला में पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? क्षेत्रीय, कंपनी, यूरोपीय या फिर बंगाल शैली? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पुनर्जागरण का जाएगा बंगाल शैली को। भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल स्कूल को जानता है और इसके अगुआ कलाकार या फिर फाउंडर अवनींद्रनाथ टैगोर है, जिनका जन्म 1871 में हुआ। 1951 में इनकी मृत्यु। ये बंगाल स्कूल के संस्थापक कहे जाएंगे। उन्होंने भारतीय कला में उत्थान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह को रिप्रेजेंट किया। उनकी कलाकृति में शाहजहां इन हीज डेथ बेड, शाहजहां की मृत्यु शैया पर लेटे हुए को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट इन्होंने किया। एक मास्टरपीस का दर्जा इनकी इस पेंटिंग को मिला था। बंगाल शैली के जनक फाउंडर कौन कहे जाएंगे? ऑफ कोर्स अवनींद्रनाथ टैगोर। और नौ बंगाल पूछ लिया जाए तो इनके स्टूडेंट गगनेंद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, जिसको ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। 1914 ईस्वी में इन चित्रों पर एक दर्जा पेरिस में हुआ था। चित्रों का एक प्रदर्शनी एग्जीबिशंस हुआ था। फिर उसके बाद इस शैली में चित्रों को यही नाम दे दिया गया, टैगोर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इस शैली को बंगाल आर्ट स्कूल तथा आर्टिस्ट ओरिएंटल स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बंगाल स्कूल की जो शैलियाँ हैं वो स्कूल्स और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। स्टेला क्रैम्ब्रिज ने आधुनिक भारतीय चित्रकला का नाम दिया था इसे, आधुनिक भारतीय चित्रकला। किसने? स्टेला क्रैम्ब्रिज ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस टेक्निक को डेवलप किया? बेसिकली इनका माध्यम क्या था? तो वाटर कलर वॉश टेक्निक में जो की जाती है, इसके लिए फेमस है। अवनींद्रनाथ टैगोर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर वॉश टेक्निक में इन्होंने किया। 1901 से 1902 के मिडल में याकोयामा ताइकोन हिसिंदा से इन्होंने वॉश टेक्निक सीखा। ये दोनों चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के अतिथि होकर उनके यहाँ ही ठहरे थे, उनके घर पे स्टे किए थे। इन चित्रकारों के संपर्क में आने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानीज वॉश टेक्निक का डेवलपमेंट एजुकेशन लिए। वॉश टेक्निक में एज ए डेमोन्स्ट्रेशन उनसे सीख लिया। निर्मित उनका सर्वविख्यात चित्र जो है वो भारत माता है, जो 1905 में रिप्रेजेंट किया गया है। नियो बंगाल स्कूल ऑफ कोर्स सभी को पता होगा, बंगाल स्कूल अवनींद्रनाथ टैगोर, नियो बंगाल स्कूल उनके स्टूडेंट नंदलाल बसु। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं नंदलाल बोस। 1882 में जन्म, 1966 में उनकी मृत्यु। वे महान कला गुरु और अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्य कहा करेंगे। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के पल्लवित कला व धारा को आगे ही नहीं बढ़ाया, वरन एक मोड़ देकर नूतन दिशानुगामी और परिपुष्ट भी बनाए थे। यही नहीं उनके चित्रों में अवनींद्रनाथ टैगोर के सशक्त और वैविध्यपूर्ण रेखाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑफ कोर्स टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, जब टीचर अपने स्टूडेंट को प्रॉपर अपना नॉलेज दे देता है ना, तो उन स्टूडेंट के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ तो डेवलप होती हैं, साथ के साथ वो अपनी भी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो डबल एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो जाते हैं। जैसे मेरे कंपेरेटिवली आप लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ था? नंदलाल बसु एज अ टीचर कहाँ थे? शांति निकेतन में। कब थे? 1922। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग कला भवन की स्थापना की और 1923 ईस्वी में नंदलाल बसु को उनका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। शांति निकेतन के कला विद्यार्थी उन्हें मास्टर मुशाय कहकर संबोधित किया करते थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को किसने डेकोरेट किया था? ऑफ कोर्स नंदलाल बसु ने। नेक्स्ट, नंदलाल बसु जितने बड़े कलाकार थे उतने ही महानायक। उन्होंने बड़ा राष्ट्रनायक भी
मतलब वो उतने ही राष्ट्रनायक भी रहे थे। उनकी यही राष्ट्रीय दृष्टि उनके महात्मा गांधी के बहुत निकट ले गई थी उन्हें। वे भारतीय व कलात्मक अग्रदूत बने रहे थे। सामान्य सामग्री के माध्यम से भारतीय कला में अनोखे ढंग से स्थापित करने वाले नंदलाल बोस की प्रतिभा गांधी जी के सशक्त 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51 अधिवेशन के हरिपुरा पांडालों को इन्होंने डेकोरेट किया था। दायित्व में नंदलाल बसु ने संभाला। नेक्स्ट, नंदलाल बसु ने ग्रामीण जीवन के बहुत सारे पहलू को रिप्रेजेंट किए थे और काली घाट की भी समथिंग पेंटिंग्स को कैप्चर किए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चित्रनाथ मजूमदार किस यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर थे 1942 से लेकर 64 तक। कौन सी यूनिवर्सिटी? 75 में फिर इनकी डेथ हो जाती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज। याद कर लिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1942 से 62 तक में रहे थे विभाग। शिक्षक वॉच टेक्निक में फेमस परांगत क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये अवनीनाथ टैगोर के जब स्टूडेंट हैं तो टीचर और स्टूडेंट का रिवॉल्यूशन तो होगा ही। भारत का फ्रा एंजेलिको कहा जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रा एंजेलिको कौन है। तो फ्रा एंजेलिको भी इनकी तरह एक संत कलाकार ही कहे जाएंगे। ये अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं, मतलब प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के। असित कुमार हल्दर एज ए प्रिंसिपल कहाँ इनरोल्ड होते हैं? 1925 से लेकर 45 तक लखनऊ में। राजा रवि वर्मा के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या थे? रिलीजियस बेस्ड मैथोलॉजिकल सीन्स, मतलब पौराणिक कथाएं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे उनके चित्रों में पारसी थिएटर्स गहरा प्रभाव, उनके जमाने की गौहर और जौहर नामक 2 फारसी रंगमंच अभिनेत्रियों को उन्होंने बखूबी खूबसूरती अदा यथार्थक भंगिमाओं को रिप्रेजेंट किया था, बखूबी उकेरा था पेंटिंग्स में। कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण उकील, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद नहीं है क्योंकि ये बंगाल स्कूल के हैं, वहाँ के हैं, कंपनी स्कूल के हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा असंबंध है? विनोद बिहार मुखर्जी, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्ता। एन.एस. बेंद्रे तो आपके बड़ौदा ग्रुप के हो जाएंगे, तो ये टोटली डिफरेंट है। एन.एस. बेंद्रे को देखा जाए तो ये घनवादी, प्रभाववादी, नव प्रभाववादी सभी में इन्होंने काम किया था। मूर्तिकार को सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? ऑफ कोर्स देव प्रसाद रॉय चौधरी हैं। देव प्रसाद रॉय चौधरी 1899 1975 एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में ज्यादा फेमस रहे थे। जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हिरमन रॉय चौधरी से एजुकेशन लिए थे। फिर भारत के रॉडिन भी कहे गए और शहीद स्मारक, श्रम की विजय तथा स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद रॉय चौधरी एक श्रेष्ठ मूर्तिकार कहे जाएंगे। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा द्वारा 1848 में कहाँ पर बॉर्न हुए थे? केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ इनका? तो केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। कब हुआ था? 1848 में। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा डी। राजा रवि वर्मा के जो पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया था, राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम स्थापित किए थे ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन, बर्थ ऑफ शाकुंतला। ठीक है, कब बनाए थे? 1894 में, 1894 में। यामिनी रंजन रॉय, जिनको जामिनी रॉय भी कहते हैं, ये कालीघाट पटचित्रों से काफी ज्यादा प्रभावित रहे। सांथाल महिला इनकी फेमस थी। देवप्रसाद रॉय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल। कब बनते हैं? 1929 1929 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? बेसिकली एक टेक्निक को कैप्चर किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स एक्चुअल में आधुनिक विमूर्त हैं या फिर प्राचीन शास्त्रीय या फिर बंगाल? तो देखिए, इनकी जो पेंटिंग्स का स्टाइल और सब्जेक्ट्स मैटर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो ज्यादा प्रायोरिटी मिडल आधुनिक मॉडर्न को दी जाती है, आधुनिक विमूर्त शैली। ओके,
डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। देख लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स है, आधुनिक विमोद शैली को मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन स्टाइल को कैप्चर किया गया। उनकी कृतियों में रहस्यात्मक तत्वों की तुलना में एमिल नोल्डे, एडवर्ड मुंक, पॉल क्ली की पेंटिंग्स को भी कैप्चर किया। ये लोग कौन है? तो ये अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर जो थे वो स्त्री थी, और महिला किसकी थी? देवप्रसाद रॉय चौधरी की। 1928 मतलब एज ऑफ 68, 67-68 साल की उम्र में ये पेंटिंग्स करना शुरू किए थे। असित कुमार हल्दर क्यों, वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर, क्यों ज्यादा फेमस थे? कवि कलाकार के रूप में या फिर आधुनिक कलाकार? तो देखिए पहले आधुनिक को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये ऑप्शंस में नहीं होते देन आप कवि कलाकार कह सकते थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आधुनिक में ही लगाना होगा। असित कुमार हल्दर 1819 में 1890 में जन्म, 1964 में मृत्यु। आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। अवनीनाथ टैगोर मतलब अन्यतम शिष्य रहे थे इनके। वर्ष 1925 ईस्वी में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में स्थायी रूप से प्राचार्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अमृता शेरगिल के चित्रकला की शिक्षा। अमृता शेरगिल ने एजुकेशन कहाँ से ली? तो स्टार्टिंग एजुकेशन इन्होंने पेरिस से ली थी ना। इनके गुरु का नाम याद है किसी को? गुरु का नाम तो आपको जरूर याद रखना है, मोस्टली पूछे जाते हैं। सिमोन गिल्हार्डी करके हैं। लुसिमन सिमोन गिल्हार्डी तो उनके हैं। क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनसे पेस्टल्स कलर सीखा था, गिल्हार्डी कोई और। इनके गुरु का नाम है सिमोन। ठीक है, लुसिमन सिमोन करके हैं इनके गुरु। 1929 ईस्वी में कला शिक्षा में अमृता शेरगिल पेरिस चली गई थी एजुकेशन लेने। जब देवप्रसाद रॉय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने पहले थियरे बिलेट और लुसिमन सिमोन के निर्देशन में एकेडमी डी ला ग्रांडे चाउमेयर में, तत्पश्चात एकोल दे बेओक्स आर्ट्स में लुसिमन सिमोन के निर्देशन में अध्ययन किया। यहाँ की शिक्षा ने अमृता शेरगिल को पश्चिमी कला और वहां की जनजीवन के करीबी ला दिए थे। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा था। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा। लोक कला अजंता, राजस्थानी या फिर बंगाल पुनर्जागरण के चित्रों के रूप में। भारत आगमन का जो प्रभाव पड़ा है ये अजंता के चित्रों को देखने के बाद। 1936 में जब ये इंडिया आई, विजिट की, मतलब 34 में तो आई थी, 36 में जब दक्षिण भारत में विजिट किया इन्होंने, तो अमृता शेरगिल पर सर्वप्रथम अजंता के विशाल भव्य भित्ति चित्रों का देखा और वो प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड हो गई। अजंता की यात्रा से उन्होंने अपना नया मार्ग खोजने का सहायता भी प्रदान किया। अमृता शेरगिल जो थी, मिसेस अमृता शेरगिल, इनकी जो वर्क रही थी एक नवीन दिशा को मोड़ ले जाती हैं। इनकी पेंटिंग में विषाद की भावना दिखाई देती है, मतलब जो इंडिया की गरीबी कुरूपता है इनको इन्होंने बेसिकली कैप्चर किया। केएस कुलकर्णी की कला पाई जाती थी। केएस कुलकर्णी की पेंटिंग्स कैसी होती थी? तो रिप्रेजेंट इन्होंने केएस कुलकर्णी ने किसको किया? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन। तो एक्चुअल में केएस कुलकर्णी ने ग्राम्य जीवन के दृश्यों को कैप्चर किया। 1916 में जन्म और 94 में मृत्यु हो गई। के हैबर के अंतिम दिनों की पेंटिंग्स कैसी थी? स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन के एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर अंतिम दिन पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग का तो रेखीय था, लेकिन अंतिम दिन ये शास्त्रीय पे बेस्ड पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिए थे। के हैबर 1912 में जन्म और 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम दिनों ये शास्त्रीय शैली पर काम किए। द सिंगिंग लाइन्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग बाय हैबर्स पुस्तक में इन्होंने रेखांकन और पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों का प्रसिद्ध, कंपनी शैली का जो है मेन पटना शैली कहा जाएगा। वैसे तो मुर्शिदाबाद भी रहा था, बट ज्यादा प्रायोरिटी आप पटना को दोगे। 1943 में किसने खोज किया था? पीसी मानक ने। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र जिनके चित्रों में पैब्लो पिकासो के एग्जीबिशंस लगे, मकबूल फिदा हुसैन। 30 पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई थी ना 1971 में ब्राजील के साओ पाउलो बिएनाले में। मकबूल फिदा हुसैन ने महाभारत श्रृंखला के करीब 30 पेंटिंग्स को शो किए। स्पेनिश चित्र पैब्लो पिकासो के चित्रों में भी प्रदर्शनी।
हस्त निर्मित कागज हैंडमेड पेपर पर बनाए थे। एन एस बेंद्रे किस यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं? देखिए एजुकेशन तो नो डाउट ये मुंबई से लेते हैं, बट यहाँ पूछा जा रहा है एज ए प्रधानाचार्य इनरोल्ड होते हैं बड़ौदा में। 1950 में नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के पहले डीन तथा बाद में अध्यक्ष बने थे। 1959 ईस्वी में ये डीन बनते हैं। 1966 तक यहाँ पर रहते हैं। फिर इस तरह से 1950 से 66 तक में कुल 16 वर्ष बड़ौदा में इन्होंने टाइम स्पेंड किया। फिर वापस से रिजाइन देकर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ से उनकी एजुकेशन कंप्लीट रही थी। प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो फर्स्ट इंडियन पूछा जा रहा है ना, तो सुनैना देवी कही जाएंगी। सुनैना देवी कौन है? अवनीनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर की सिस्टर। सुनैना देवी अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। बंगाल शैली में निष्ठात थी। उन्होंने प्रथम भारतीय महिला चित्रकार उन्हें कहा जाता था। सुनैना देवी के चित्रों में लोक कला तत्वों, पात्रों की प्रसिद्धि, लंबी आंखों से शैलियों में यामिनी रंजन रॉय को भी प्रभावित किया। 1905 से 38 तक के बीच में सक्रिय रहीं। सुनैना देवी के 2 चित्र, एक लक्ष्मी कागज पर वॉश एंड टेम्परा, दूसरा ग्वालिन कागज ऑन टेम्परा पर बनाया गया था। वर्तमान में यह नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की एग्जीबिशंस अधिकांश घरों में लगाई गई थी? तो आपको पता है ना, ज्यादा से ज्यादा कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी पेंटिंग्स मतलब अधिकांश चित्र घरों में लगाई गई? जैसे हर एक घर में कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है राजा रवि वर्मा की हर एक घर में शोभायमान रही थी। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म, 1906 में मृत्यु। धार्मिक पौराणिक सब्जेक्ट्स मैटर को कैप्चर किए और ये प्रतिलिपि आज भी अधिकांश घरों में शोभायमान है। अंग्रेजी शासक के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ उनको कौन सी शैली कही जाएंगी? कंपनी शैली। अंग्रेजी शासक के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ उसे कंपनी शैली, जॉन शैली कहते हैं। अंग्रेज अधिकारी प्रायः भारतीय चित्रकार अपने लघु चित्र, व्यक्ति चित्र बनाया करते थे। विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षियों, प्राकृतिक के पेंटिंग्स को कैप्चर किया और अनेक चित्र जैसे कमिश्नर टेलर्स भी बनाए थे और इंग्लैंड में भेजा गया। बाद में इनके पतंग विक्रेता में शेष चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट की गई। किस प्रसिद्ध चित्रकार की फिल्म भी बनाई गई थी? मकबूल फिदा हुसैन। एम.एफ. हुसैन चित्रकारी के साथ साथ मूवीज में भी इन्होंने काम किया। हुसैन ने कहा है कि मैं तो शुरू में मुंबई गया ही था कि फिल्मकार बनूं। फिर 1967 ईस्वी में हुसैन को उनकी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट पेंटर्स चित्रकार की दृष्टि से ये चित्र बर्लिन गोल्डन बियर में गोल्डन अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। 67 में लगाई गई थी और 68 में इनको अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। इनमें से कौन असंबद्ध है? विच वन इज इनकम्प्लीटेड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? तो असंबद्ध आपको सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली राइट आंसर इज डी, अमृता शेरगिल। बाकी सभी आपको बंगाल से, ये अमृता शेरगिल फॉरेनर रही थी और फीमेल आर्टिस्ट भी। इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अमृता शेरगिल राजा रवि वर्मा के बाद ये सेकेंडरी भारत में इंक्लूडेड की जाती हैं पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवादी के नाम से, बट दोनों के सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हुआ करते थे। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक जीवन को रिप्रेजेंट किया था और अमृता शेरगिल ने विषाद की भावना को दिखाया था, विषाद कुरूपता की भावना को। चित्र में रेखा का क्या रोल है? किसी भी पेंटिंग्स में बनाने के लिए एक लाइंस किसका रोल प्ले करता है? चित्र में जो रेखा होता है वो आकृति को रूप देता है, प्रवाह पैदा करता है, चित्र को उभारता है। ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। भारतीय चित्रकला में रंगों के महत्व दी गई थी, रंगों के साथ रेखा को। कौन सा वाक्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो प्रतीक नहीं होगा।
आकृति को प्रतीक से रूप नहीं मिलता है। रूप की रचना सर्वप्रथम मानस पटल, अक्षपटल से होता है। तत्पश्चात रेखा, रंग, छाया, प्रकाश इत्यादि संयोजन को कंपोस्ट किया जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन कहे जाएंगे? सौंदर्य शास्त्र के प्रथम मेंशन किया गया है, तो प्रथम है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लिए पॉपुलर है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का इनका नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। आकृतियों में स्पष्ट होता है किसका? भाव का, रूप का, लय का या फिर उपयुक्त सभी का। आकृतियों में आप स्पष्टता से सभी को देख सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव। चित्र में प्राण आता है, प्राण मीन्स जान आता है। पेंटिंग्स में किससे आता है? पेंटिंग जब भी आप कर रहे होंगे, रंग, रेखा, लय, इन सभी का रोल प्ले करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी में सभी को यूज करके क्या होगा, एक सेकेंड, सभी का रोल प्ले होगा, तब आपकी एक पेंटिंग्स में जान आ जाएंगी। स्थिर चित्रण मुख्य रूप से जो किया जाता है, स्थिर चित्रण को किसमें कैप्चर किया गया? पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण एज लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पाश्चात्य शैली मोस्टली एग्जामिनर करेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टिल लाइफ मेंशन किया गया है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है कहाँ पर? आपको पहली बार देखने को मिलेगा मुगल स्कूल में। पर्सपेक्टिव का यूज आप प्रॉपरली कहाँ पे कर सकते हो? वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग, रूप। पर्सपेक्टिव को जो आप कैप्चर करेंगे वस्तु की स्थिति से, ठीक है। वस्तु का वो क्या डायग्राम मेंशन बताता है ना, आयतन और रंग रूप नहीं, वो तो ठीक है, वो शो किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ए को। एक मकान, जब भी कोई एक मकान आप क्रिएट कर रहे होंगे, उसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य का बहुत बड़ा रोल होगा, और रंगों में वायवीय परिप्रेक्ष्य। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व था। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि लघुता कहते हैं ना, तो दूरदृष्टि लघुता है, छाया प्रकाश है, और विलयमान बिंदु के क्षितिज, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी को करेक्ट करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, जो पेंटिंग्स होती है ना, पेंटिंग्स पर्सपेक्टिव में क्या मेंशन किया जाता है? दूर दृष्टि लघुता। सॉरी, रियली सॉरी, ए करेक्ट होगा, ओके। ए इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। रंग का अर्थ किससे है? रस का अर्थ। रस का जो एक्चुअल में मीनिंग है, दर्शक के मन में उत्पन्न वही भाव जो आपके भी मन में उत्पन्न हो। मतलब आप ऐसा क्रिएट करें कुछ चीजें कि दर्शक भी देखे तो उनके मन में भी वही भाव उत्पन्न हो। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? एक्सप्रेशन, स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 रस है तो 9 स्थायी भाव भी कहा जाएगा। इनमें से कौन असंबंध है? तो चित्रकला टोटली डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वात्स्यायन रचित कामसूत्र में व्याख्या का टीकाकरण कला के षडंग का उल्लेख किसने किया था? यशोधर पंडित। इनकी जय मंगला थी ना, पंडित यशोधरा की। सो फाइनली आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देखिए 1999, 2001 और 2003 इन एग्जाम्स में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? जस्ट ओनली 85 क्वेश्चन। तो फाइनली आपका 85 कंप्लीट हो गया। लास्ट डे आपकी लास्ट क्लास होगी, 1999 वाला क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी, फिर आप लोग बताइएगा आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। कमेंट अभी भी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के पर्पज से टीजीटी सॉल्व मैंने करा दिया, अब आप लोग पीजीटी सॉल्व करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स वाला तो ऑलमोस्ट हो गया, अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वाला आप लोग हमें बता दिएगा, तो वो मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करूंगी, या फिर एस्टेट की क्लास शुरू कर दूं। एस्टेट का भी तो एग्जाम मार्च में है, तो मैं सोच रही थी एस्टेट के क्लासेस स्टार्ट कर दूं, जिनसे जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हैं वो इजीली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अपना थ्योरी मेरे साथ कंप्लीट कर लें। मोस्ट वेलकम एवरीवन। ओके ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। पीजीटी आर्ट, ओके विद्या, श्योर।
Okay, thank you so much, everyone.